हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आप पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों यकीन मानो, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इतना ज़्यादा मैं लीन हो गया पढ़ाई में बच्चों कि मैं अपना खुद का स्वार्थ नहीं देखा और आपकी पढ़ाई के लिए मैं रात दिन लगा रहा। सालों भर मैंने आपके लिए मेहनत किया और यहाँ तक कि मैंने यूट्यूब को भी 1 महीना पूरा फुल टाइम हमने पूरे ईमानदारी के साथ, आज 1 महीना 10 दिन होने जा रहा है, कंप्लीट हो गया 1 महीना 10 दिन पूरा। आज इस यूट्यूब चैनल को आपका अपना गुरुकुल 1 महीना 10 दिन का कंप्लीट हुआ है और हमने पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत आपके साथ किया है। और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही क्योंकि आप मुझसे थोड़ी सी दूर जा रहे हैं, लेकिन इस बात का मुझे गम नहीं है। गम तो इस बात का है कि शायद मेरा आप जिस तरह से सपोर्ट किए और शायद ही होगा ऐसा कोई बच्चा जो मेरा सपोर्ट करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप रहेंगे कहीं भी हमारा सपोर्ट पूरी ईमानदारी के साथ आप हमेशा करेंगे और हम भी बच्चों आपके लिए निरंतर हमेशा मेहनत करते रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे जिस भी हालत में रहेंगे। तो कोई बच्चों बात नहीं, बस मैं आपके लिए एक लाइन बोलना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, तुम्हारी मोहब्बत को तो पलकों पर बैठाएंगे, पलकों पर सजाएंगे। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपकी मोहब्बत को तो पलकों पर सजाएंगे। आपका ये जो प्यार है, जो आप इतना मुझे सपोर्ट करते हैं, ये जो आपका प्यार है, स्नेह है, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपकी मोहब्बत को तो हम पलकों पर सजाएंगे और मरकर भी हम हर रस्म को निभाएंगे। देने को तो मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मगर आपकी खुशी के लिए हम उस खुदा तक भी चले जाएंगे। तो बच्चों ये छोटी सी प्यारी सी लाइन आपके लिए थी। आज मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरे मन के साथ मैं आपको बच्चों बताने वाला हूँ कि हमने जो कुछ भी आपके साथ मेहनत किया है, बशर्ते आज आपकी ये ईमानदारी है, आज आपकी मेहनत होगी उस ईमानदारी को दिखाने का कि आपने कितनी ईमानदारी के साथ मेरी क्लास को लिए हैं, मुझसे पढ़ाई किए हैं आप, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन कैसे भी करके। वो बच्चों घड़ी आ गई है। आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, आज मैं सिर्फ आपसे यही मांग रहा हूं कि बच्चों जितना 1 साल की मेहनत है जी जान लगा दीजिए। मुझे चाहिए 70 में 60 नंबर प्लस, मुझे चाहिए आपके सब्जेक्ट में 70 में से 60 नंबर प्लस लेकर आना है। अगर प्रयास करेंगे तो 65, 66, 67, 68 नंबर भी आप लेकर आएंगे। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूं जो 70 में 68 नंबर लेकर आए हैं। तो बच्चों मैं यही उम्मीद करूंगा कि कुछ बच्चे हैं जो 65, 66, 67, 68 नंबर लेकर आएंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से प्लस नंबर लेकर आएंगे। मेरी सारी मेहनत धन हो जाएगी। आज मैं सिर्फ आपसे इतना ही मांग रहा हूँ। और आप बच्चों पढ़ना क्या क्या है, एक बार लास्ट रिवीजन, आज मैं आपके हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट रिवीजन कराता हूं। आप ध्यान से सुनिएगा आपको पढ़ना क्या क्या है आपके सिलेबस में। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। थोड़ा सा टाइम आज लास्ट टाइम अपने सब्जेक्ट के लिए दीजिए बच्चों। शायद मेरी इस टॉपिक पर आपसे बात फिर से कभी कुछ टाइम बाद हो, लेकिन आज ये हिंदी का लास्ट टॉपिक होगा। आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, देखिएगा पूरा बच्चों, स्किप नहीं करिएगा वीडियो को। चलिए हम सबसे पहला पढ़ते हैं बच्चों अपने हिंदी में। आपको पता है सबसे पहले आज आपको बच्चों 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20 नंबर के आएंगे। तो इससे बच्चों एक प्लस पॉइंट है, एक माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको लिखना नहीं होगा, सिर्फ गोला करना होगा और 4 में से एक ही गोला करना है। कितना गोला करना है? सिर्फ एक। सिर्फ बच्चों आपको एक ही गोला करना है। यदि कहीं आप गलती से दूसरा गोला ऐसे कलम भी छुआ दिए तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। OMR पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना होगा। OMR सीट को अच्छे से भरना सीखिए। कहाँ कहाँ क्या क्या भरना है उसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं समझ में आएगा तो सेंटर पे कुछ नहीं करिएगा, जो सेंटर के लोग होंगे, जो जानकार होंगे, उसी टीचर से आप पूछना, तभी भरना। अन्यथा 20 का 20 नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा, चला जाएगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल ईमानदारी से भरना। नहीं समझ में आएगा तो मत भरना, पूछ के भरना, लेकिन गलती मत करना, नहीं तो 20 के 20 प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर 20 नंबर आपका चला जाएगा। तो इसलिए एक उत्तर आपको करना है। अब इसमें क्या क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको वही ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले बच्चों आपको 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आपका गद्य से आएगा। कहां से आएगा? विकल्प का 5 प्रश्न आएगा, जिसमें आपके जो काल हैं, शुक्ल युग, कौन सा? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग से ये बच्चों मैं पढ़ा दिया हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप ध्यान से पढ़ेंगे, लेखक और रचना, विशेषताएं सब हम पढ़ा दिए हैं। एक एक नंबर का प्रश्न आएगा, 5 अंक का बच्चों ये प्रश्न होगा। इसको अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना। नहीं देखें वीडियो को, फिर से जाके देख लीजिए। ये गद्य में 2 काल से आएगा।
पद्य में बच्चों आपको आधुनिक काल, कौन सा, आधुनिक काल में कहीं से भी आ सकता है, और एक रीतिकाल। इन दोनों में मिलाकर मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों में से आपको 5 प्रश्न मिलेगा, और 5 प्रश्न 5 अंक का होगा। ठीक है, तो आपको कुल 10 प्रश्न तो यही दोनों से मिल जाएगा। 10 प्रश्न, कितना, 10 प्रश्न आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। इसके बाद बच्चों आपको रस कोई पूछेगा। रस में 2 ही है, आपको पता है, करुण और हास्य। करुण और हास्य है। जहां पे कोई उदाहरण आए, रोने की, दुख की आवाज आए, आप समझ लेना करुण रस है। कोई हंसने की बात आए तो आप समझ लेना हास्य रस है। एक ही एग्जाम्पल पूछेगा और 1 नंबर का आपका ये होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपसे अलंकार पूछेगा। क्या पूछेगा, अलंकार पूछेगा। एक ही क्वेश्चन पूछेगा, चाहे तो उपमा में पूछ लेगा, चाहे रूपक में पूछ लेगा, चाहे उत्प्रेक्षा में पूछ लेगा। कैसे पहचानेंगे, मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आएगा तो उत्प्रेक्षा होगा। किसी चीज की तुलना की जाएगी तो उपमा होगा। किसी चीज में भेद उत्पन्न किया जाएगा तो रूपक होगा। एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, ये आ जाएगा। शायद आप सभी तैयार किए हैं बड़ी ईमानदारी से, मुझे पता है। अगला आप छंद देखेंगे, तो छंद में आप ध्यान से देखेंगे। छंद में तो 2 ही है मेरे प्यारे बच्चों, एक सोरठा और एक रोला। हो सकता है ये प्रश्न लिखने को आए, नहीं हो सकता है आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी आ जाए, तो 1 नंबर आपको इसका मिल जाएगा। तो कितना नंबर हो जाएगा, 1 नंबर, एक प्रश्न का। ठीक है, अब व्याकरण में आ जाएंगे, तो व्याकरण में आपको उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा, उपसर्ग। उपसर्ग में जो शब्द दिया रहता है उपसर्ग, वो आगे जुड़ता है। क्या जुड़ता है, आगे, आगे जोड़ के आपको शब्द बनाना होता है। और प्रत्यय यदि आता है तो प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है, शब्द के कहाँ, पीछे जुड़ता है। तो पीछे जुड़े ऐसा शब्द को आपको बनाना है प्रत्यय में। ठीक है, अब इसके बाद समास आपसे पूछेगा। कितना, समास पूछेगा। समास में द्विगु है, और इसके बाद आपका द्वंद्व है। क्या है, द्वंद्व है। द्वंद्व जिसमें अपोजिट 2 शब्द दिए हों, विलोम या फिर योजक चिन्ह बीच में लगा हो, या दोनों पद प्रधान हो, तो द्वंद्व हो जाएगा। द्विगु होगा यदि संख्यावाचक शुरू में होगा, संख्यावाचक, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, द्विगु समास हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में आपको उदाहरण के साथ पूछेगा, विकल्प के साथ पूछेगा, आप उसको बता लेंगे। लास्ट में आपको तद्भव पूछ लेगा, तत्सम पूछ लेगा। तो तत्सम बच्चों ये संस्कृत का होता है, और तद्भव ये शुद्ध हिंदी होता है। तो ये भी पूछेगा, तो आप इसको भी बता लेंगे। तो ये कुल मिला के बच्चों, अब साथ ही साथ इतना तो आपका हो गया, आपके ऑब्जेक्टिव में ही ये आएगा। सिर्फ इसमें छंद आपको लिखने को आ सकता है, बाकी सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब इसमें जो आपके संस्कृत व्याकरण में बचा हुआ है, संधि बिछी हुई है, और संधि में सिर्फ यण संधि है। यण संधि ध्यान से पढ़ेंगे। संधि का चौथा हलवा में ये पढ़ाया गया था। क्या, यदि छोटी बड़ी किसी असमान स्वर के साथ मिलती है, या बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलता है तो वा बनता है। ऋषि कोई असमान स्वर के साथ मिलता है तो रा बनता है। यही पढ़े थे। अब ये जो दूसरा अक्षर होता है हमेशा आधा बनता है, आधा बनता है, और ये असमान स्वर के अकॉर्डिंग इनमें मात्राएं लग जाती हैं। तो इससे भी आपको कोई संधि विच्छेद पूछेगा तो अच्छे से कर लेंगे, इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। इसके बाद शब्द रूप, शब्द रूप और धातु रूप, इसको बच्चों याद कर लेना आप। 5 लकार में शब्द रूप आप मधु का याद कर लेना, नदी का याद कर लेना, और इसी के साथ साथ आप फल का याद कर लेना। इन 3 का याद कर लेना। विभक्ति कोई आपसे पूछेगा, इसमें भी विभक्ति पूछेगा। तो ये कुल मिलाकर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, 20 अंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। समय बचेगा, ध्यान से करना है, हलबुलाना नहीं है, परेशान नहीं होना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। OMR सीट पर रोल नंबर अच्छे से अंकित करना है, जहां होगा पूछ के भरना है। नहीं समझ में आएगा तो प्रैक्टिस करके जाना है, बिल्कुल आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी है। अब चलिए खंड बा में चलते हैं, जो लिखने वाला प्रश्न होगा। क्या, जो लिखने वाला प्रश्न होगा, हम उस पर चलते हैं कि कैसे हम किन चीजों को लिखेंगे। देखिए खंड बा में सबसे पहले हम गद्यांश, क्या, गद्यांश और पद्यांश आएगा हमारी बुक से, ये ध्यान देना है। तो गद्यांश में बच्चों सबसे पहला मित्रता हमारा अध्याय है। क्या है, मित्रता। कौन लिखे हैं बच्चों, तो कहेंगे सर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने इसको लिखे हुए हैं। दूसरा अध्याय आप देखेंगे तो ममता। क्या बच्चों, ममता कौन लिखा है, जयशंकर प्रसाद। आप पढ़ेंगे तो 100% तीनों मिल जाएगा। अगला है भारतीय संस्कृत। क्या है, भारतीय संस्कृत कौन लिखा है, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। राइटर का नाम याद करेंगे, गद्यांश आएगा बच्चों 3 प्रश्न होगा। कितना होगा? 3 प्रश्न इसमें दिया होगा और 3 प्रश्न 2-2 नंबर का होगा और आपको 6 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक? 6 अंक मिलेंगे। अथवा में गद्यांश 2 होगा, जो आपको आएगा उसी का 3 प्रश्न का उत्तर करना है, आपको 2-2 नंबर मिलके 6 नंबर मिल जाएगा। मित्रता से आएगा, मित्र के बारे में, संगत के बारे में बताया जाएगा। ममता आएगा तो ममता के बारे में, उसका पिता होता है ममता, दोनों की बातचीत होती है। और भारतीय संस्कृत तो हमारी संस्कृत के बारे में बताया गया है। तो तीनों चीज के बारे में अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसी 3 में से आपको मिल ही जाएगा पेपर में। पद्यांश में क्या करेंगे? तो पद्यांश में सबसे पहला सूरदास पढ़ लेंगे, जो पद पढ़ाया गया है श्री कृष्ण का, राधा का वर्णन किया गया है। दूसरे में तुलसीदास का, इसका तुलसीदास का कोशिश करके वन पथ पर पढ़ लेंगे। अगली बात है रसखान का, जो रसखान है, रस के खान है ये, और रसखान सवैये पढ़ाए हैं ना, सवैये है, तो सवैये को तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत का चीटी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? चीटी पढ़ लेंगे। ठीक है, चीटी को पढ़ लेंगे। महादेवी वर्मा हिमालय के बारे में बताई है, हिमालय को पढ़ लेंगे। सुभद्रा देवी चौहान, तो ऐसे ऐसे अध्याय हैं, इनको आप 2-4 को पढ़ लेंगे। इसमें से भी पद्यांश 3 प्रश्न आएगा और 2-2 नंबर मिलेगा, तो बच्चों आपको 6 अंक मिल जाएगा। जो भी प्रश्न पूछेगा उसी का उत्तर लिखना है और आपको फर्जी अपने आप से उत्तर नहीं लिखना है। अथवा में दोनों रहेंगे 2-2, और जो आएगा 2 में से 1 आपको करना है। 6-6 नंबर मिलेगा, 12 नंबर कुल तो आपको यही देके चला जाएगा। बशर्ते राइटर का नाम याद रखना आपको, क्योंकि संदर्भ तो पूछेगा ही पूछेगा, तो इसलिए आप अच्छे तरीके से राइटर का नाम, अध्याय के राइटर का नाम जरूर अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे हमारा जो संस्कृत है, क्या संस्कृत है, तो संस्कृत में भी गद्यांश आएगा, एक गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद आएगा, एक पद्यांश आएगा। पद्यांश में श्लोक क्या आएगा बच्चों? श्लोक आएगा। क्या आएगा? श्लोक आएगा। श्लोक कहाँ कहाँ है? तो आप कहेंगे सर एक श्लोक तो हमारा वाराणसी में है। कहाँ पे है? वाराणसी में एक श्लोक दिया गया है। दूसरा प्रबुद्धो ग्रामीणा में है, प्रबुद्धो ग्रामीणा में एक है आपका। और देख लेंगे जीवन सूत्राणी जितना है, जीवन सूत्राणी जितना है, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इनको आप श्लोक अच्छे से तैयार कर लेंगे। और इसमें गद्यांश में आप वाराणसी अध्याय को याद करेंगे। क्या? वाराणसी अध्याय को याद कर लेंगे। दूसरा है प्रबुद्धो ग्रामीणा को याद कर लेंगे, प्रबुद्धो ग्रामीणा को याद कर लेंगे। तीसरा एक अध्याय है, शायद आप सभी लोग देखे होंगे बच्चों, आप देखे होंगे, भारतीय संस्कृत है एक हमारा, भारतीय संस्कृत। इसको तीनों को आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे तो गद्यांश इसी से मिल जाएगा, श्लोक इन सबसे आपको मिल जाएगा। इसका जो नंबर है बच्चों आपके पेपर में आएगा वो नंबर 5-5 नंबर का आएगा। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अर्थ। 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अर्थ। 5 इसका, 5 इसका, 10 अंक कुल आपको मिल जाएगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे गद्यांश का? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के वाराणसी नामक अध्याय से लिया गया है, या प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक अध्याय से लिया गया, या भारतीय संस्कृत नामक अध्याय से लिया गया है। श्लोक में क्या लिखेंगे? संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक अध्याय से लिया गया, प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक अध्याय से लिया गया, जीवन सूत्राणी नामक अध्याय से लिया गया है। अर्थ लिखकर उसका अर्थ लिख देंगे। बहुत आसान है, 5-5 नंबर, 10 नंबर आपको देके जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों आपका खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है। तो खंड काव्य देखेंगे बच्चों, आपके जिले के अकॉर्डिंग खंड काव्य लिखना होता है। जैसे अमेठी सुल्तानपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए मेवाड़ मुकुट है। क्या है? मेवाड़ मुकुट है। इसमें 5 कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग। 7 सर्ग आपको याद करना है, साथ ही साथ चरित्र चित्रण भी आपको याद करना है। ठीक है, तो 7 सर्ग और चरित्र चित्रण ये करेंगे। और यदि बच्चे फैजाबाद अयोध्या के हैं तो जय सुभाष का याद करेंगे। किसका? जय सुभाष का 7 सर्ग याद करेंगे, साथ ही साथ चरित्र चित्रण भी याद करेंगे। थोड़ा सा एक बार कहानी को देख लेंगे अच्छे से, क्या क्या बताया गया है, आराम से लिख देंगे, बनाकर भी लिख देंगे, अच्छी राइटिंग से लिख देंगे तो नंबर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और राइटिंग का विशेष ध्यान देंगे क्योंकि बच्चों राइटिंग अहम भूमिका निभाती है अच्छे नंबर लाने में।
तो राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे। बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव 20 प्रश्न आ जा रहे हैं, इसलिए समय रहेगा पर्याप्त। तो आप समय को देखकर राइटिंग के साथ अच्छे तरीके से लिखेंगे सब चीजों को, ठीक है। तो इसको याद करना है। अमेठी सुल्तानपुर के मेवाड़ मुकुट, सर्ग और चरित्र चित्रण। फैजाबाद अयोध्या के जय सुभाष, 7 सर्ग चरित्र चित्रण। क्योंकि खंड काव्य जो आपका होगा उसमें 2 प्रश्न होंगे, 1 और 2 प्रश्न होगा, उन 2 में से एक ही करना है। अगर सर्ग याद रहेगा तो सर्ग करना, चरित्र चित्रण याद रहेगा तो चरित्र चित्रण करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा क्या है टॉपिक। देखेंगे बच्चों, अगला हम पढ़ते हैं जीवन परिचय के बारे में, गद्य के और पद्य के। जीवन परिचय लिखेंगे, 5 नंबर मिलेगा। कितना? 5 इधर 5 इधर, कुल कितना हो जाएगा? 10 नंबर। किसका किसका याद करना ही करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बिल्कुल याद करना है, जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इनका जीवन परिचय और रचना बिल्कुल तैयार करना, आंख में बसा लेना, दिमाग में रख लेना, 5 नंबर दे के जाएगा। इधर आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। तुलसी सूर कबीर बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आएंगे आएंगे टपकेंगे टपकेंगे आपकी परीक्षा में, सूरदास तुलसीदास। और एक आप याद कर लीजिएगा बिहारी को, और एक याद कर लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को। तो ध्यान से देखेंगे, 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, 2 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट। 4 तो रटा होना चाहिए, बाकी इतना तो तैयार करना ही करना है। 5 नंबर इधर, 3 जीवन परिचय का, 2 रचना का, 3 जीवन परिचय 2 रचना का। तो 5 इधर 5 इधर, कितना नंबर मिल जाएगा? 10 नंबर मिल जाएगा। परेशान नहीं होना, बस मेहनत करिए आप अच्छे से। अगला बच्चों, संस्कृत प्रश्नोत्तर आपको लिखना होगा। जो वाराणसी अध्याय है, प्रबुद्धो ग्रामीणा है, जीवन सूत्राणी है, भारतीय संस्कृत है, या फिर चंद्रशेखरा जो अध्याय है, इससे बहुत प्रश्न आता है पेपर में। 4 प्रश्न रहेगा, 4 प्रश्न रहेगा, 2 का उत्तर करेंगे, सिर्फ 2 का उत्तर करना होगा। आप ये ध्यान से देखेंगे, उसका पहले हिंदी में आप पढ़ लेंगे, जो संस्कृत में रहेगा उसको हिंदी पढ़ लेंगे क्या पूछ रहा है। आप संस्कृत पढ़े हैं, उसका उत्तर निकाल लेंगे। और जहां पे प्रश्न पूछेगा कस्या पुत्र, बस वहीं पर प्रश्न को जोड़कर वहीं पर उत्तर लिखकर पूरा जोड़ देंगे उसको, ठीक है। जैसे आता है चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखरा कौन था। देखो यहां कह माने कौन, तो इसको जोड़ दो, बस इसका उत्तर यहीं पे जोड़ दो। तो चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा एकः देशभक्तः, एषः एकः देशभक्तः आसीत। कौन था? एक देशभक्त था। बस चंद्रशेखर हमने पहले जोड़ दिया, आसीत जोड़ दिया, प्रश्न की जगह पे इसका उत्तर लिख के सब कुछ जोड़ दिए, वही बन गया उत्तर। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका आप अच्छे से पढ़ लेंगे, वाराणसी का और प्रबुद्धो ग्रामीणा का, चंद्रशेखरा का, जीवन सूत्राणी का। अर्थ याद रहेगा तो प्रश्न उत्तर अपने आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से, परेशान नहीं होना। लास्ट में आपको श्लोक लिखना है। क्या लिखना है? श्लोक लिखना है, और कम से कम 2 श्लोक आपको याद करना है। कितना? 2 याद करना है। पूछता है आपकी पेपर में, जो ना आया, हो सकता है जो 1 याद किए वही पेपर में आ जाए, तो कहां से लिख पाओगे? काम नहीं चलेगा। 2 याद करना है, 2 नंबर देके जाएगा, एकदम आराम का आसान का नंबर देके जाएगा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, आपदो दूरगामी नाचा साक्षरो पंडिता, अमुखा स्फुटोक्ता चायो जनाति सा पंडिता। तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे और कोई ना कोई आपको लिखने को आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक। सबसे ज्यादा बच्चों नंबर देकर जाएगा, लास्ट आपका टॉपिक है निबंध, इससे सबसे ज्यादा नंबर देके जाएगा। और जितने शब्द में आपसे बोलेगा लिखने के लिए, उतने शब्द में आपको इसका उत्तर करना है। और निबंध कौन कौन सा आपको करना है, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए तैयार किया हूं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने देखा, प्रश्न को देखा, अलग अलग टॉपिक को देखा, अलग अलग मॉडल पेपर को देखा, और देखने के बाद जो मुझे मिला कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमेशा से पूछा जाता है, हर समय पूछा जा रहा है, कौन कौन सा निबंध है, मैं लिख देता हूं, उसको अच्छे तरीके से आप तैयार करेंगे। एक विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार है, एक इस पे तैयार कर लेंगे। एक बार पढ़ना है, सिर्फ आपको याद नहीं करना है, एक बार पढ़ते चले जाइए किसके बारे में क्या बताया गया है, बस आप परेशान हो, लिख लोगे आप। दूसरा कंप्यूटर के बारे में, किसके बारे में? कंप्यूटर के बारे में। तीसरा बच्चों वृक्षारोपण के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में। चौथा बच्चों अनुशासन के बारे में, किसके? अनुशासन के बारे में। पांचवा बच्चों आप पढ़ेंगे प्रदूषण के बारे में, किसके बारे में? प्रदूषण के बारे में। छठवां आप देखेंगे जनसंख्या के बारे में, इसके बारे में? जनसंख्या के बारे में।
7वां बच्चों भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। 8वां बेरोजगारी के बारे में, किसके, बेरोजगारी के बारे में। 9वां एक देखेंगे मेरा प्रिय अध्यापक, मेरा प्रिय अध्यापक या मेरी प्रिय पुस्तक या फिर मेरा प्रिय कवि या फिर मेरा प्रिय त्योहार। इन चीजों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल अच्छे से सब चीजों के बारे में जानते हैं। विज्ञान के बारे में लिखना, उसने आज क्या क्या चीजों को बदला, समाज में क्या क्या चीज हुई है, कौन सा लाभ हुआ है, इससे नुकसान भी क्या हो रहा है, सब अच्छे से लिखना है। कंप्यूटर से क्या महत्व है, कैसे आया, किस तरह चला, उसका भविष्य कैसा है, आज इसका क्या प्रयोग है, इसको लिखना है। वृक्षारोपण हमें क्यों करना चाहिए, वन से लाभ, वन से हानि, वन का प्रयोग, वन का महत्व, उपसंहार, सब कुछ लिखना है। अनुशासन जो होता है स्कूल के लिए सबसे जरूरी होता है, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी होता है। घर में अनुशासन जरूरी है, बड़ों के साथ अनुशासन जरूरी है, कहीं भी अनुशासन लागू होता है, बहुत अच्छी चीज है। प्रदूषण, प्रदूषण का कारण निवारण पूछा जाता है ज्यादातर। जनसंख्या का वृद्धि जो हो रही है उसका कारण पूछा जाता है, इसको रोकने का उपाय पूछा जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने का परिणाम इसका पूछा जाता है। बेरोजगारी कारण और निवारण पूछा जाता है। मेरा प्रिय अध्यापक, पुस्तक, कवि, त्योहार, इसमें तो बताना ही नहीं है, जो मर्जी करे बना के आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग से लिखो। बशर्ते निबंध में आपको ये ध्यान रखना है, इसको आप सभी लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और मैं अभी आपको जस्ट यहीं पे आपको बता देता हूं इसका निबंध आपको लिखना कैसे है, वो आप ध्यान से देखिए। क्या आ गया, विज्ञान के चमत्कार। तो मैं यहां हेडिंग डालूंगा विज्ञान का चमत्कार, मैं ये हेडिंग डाल दूंगा बीचों बीच में। अब यहीं पर हम एक तरफ में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रूपरेखा हेडिंग छोड़ेंगे और इसके तहत जो जो लिखना होगा पहले हम यहां बीच में लिखेंगे। नंबर 1 लिखेंगे प्रस्तावना, ऐसे लिखेंगे प्रस्तावना। इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे विज्ञान का महत्व, क्या लिखेंगे, विज्ञान का महत्व। तीसरा लिखेंगे विज्ञान द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में विकास, इसके बारे में लिखेंगे। चौथा लिखेंगे विज्ञान द्वारा कृषि के क्षेत्र में विकास, ठीक। 5वां लिखेंगे विज्ञान द्वारा परिवहन के क्षेत्र में विकास। 6वां लिखेंगे विज्ञान द्वारा संचार के क्षेत्र में विकास। अब ज्यादा नहीं लिखेंगे, उपसंहार लिख देंगे। अगर आप लिखने को कहो 1000 शब्द हो जाएगा, इसमें कम नहीं पड़ेगा, अच्छा निबंध होगा। तो अच्छा बच्चा वही है जो 1 पॉइंट दे दिया जाए उस पर 1000 लिख दे, और 1000 शब्द दे दिया जाए तो उसको 100 वर्ड में लिख दे। अच्छा बच्चा वही होता है, निबंध वही लिखता है। तो इसलिए एक आपको वर्ण दिया, एक टॉपिक दिया, बच्चों इस पे लिखो, तो आप लिख सकते हो, इतना आपके अंदर होना चाहिए दिमाग। तो हम 7 हेडिंग लिखेंगे, यहाँ 7 हेडिंग लिख दिए। अब इसके बारे में एक एक हेडिंग डालकर बढ़िया से यहाँ फिर से लिखेंगे। पहली हेडिंग छोड़ेंगे प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में इसके बारे में बताएंगे विज्ञान है क्या। फिर दूसरी हेडिंग यही छोड़ेंगे विज्ञान का महत्व, फिर तीसरा, ऐसे कर करके हम लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी देर मैंने आपके बीच में पढ़ाया है, और आज मैं पूरी रात इसीलिए जगा हूँ कि नहीं आपके लिए मैं मेहनत करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा बच्चों। ये लास्ट टाइम है और मैं लास्ट दम तक भी आपके लिए मेहनत करूँगा, और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। आप परेशान ना होइए, जहाँ होइए, आप जहाँ भी रहें बिल्कुल स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें, आप कोई परेशान ना होइए। ज़िंदगी जो कुछ भी हमें ईश्वर जो कुछ भी रास्ता पर जहाँ भी ला के खड़ा करता है अच्छे के लिए करता है, आप परेशान ना होइए। हम आप हैं, रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना होइए। पूरा अच्छे से मन से माइंड को फ्रेश कीजिए, अच्छे तरीके से घबराइए नहीं, कोई भी घबराहट अपने अंदर मत रखिए। मैं मानता हूँ पहली बार आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, अच्छे तरीके से खुशी के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। मम्मी पापा को प्रणाम करके जाइएगा, मम्मी पापा को खुशी खुशी के साथ उनको नमस्ते प्रणाम करके जाइएगा, आशीर्वाद लेके जाइएगा। मेरा भी आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बच्चों। आप ज़िंदगी में जो कुछ सोचे हो सभी चीज़ों को हासिल करो, आप हमेशा कामयाबी की बुलंदियों को छुओ। आप बच्चों 70 में 70 नंबर लेकर आओ। मैं ऊपर वाले से, रब से, ईश्वर से यही दुआ करूँगा बच्चों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर से मिलते हैं बच्चों, टाइम मिलेगा तो मुस्कुराइए आप प्लीज़।
जरा भी घबराइए नहीं आप। कोई भी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ऐसा कौन सा शब्द आपके लिए बोलूं। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।